Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का हिस्ट्री का 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हिस्ट्री के 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के हम ऑलरेडी 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने उसमें फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के कॉजेस की, उसके इंपॉर्टेंस की भी बात की है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कौन से फेलियर्स है, वो रीजन जिनकी वजह से फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल फेल हो गया, उसकी भी हमने बात की। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो फेल हो गया उसका इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, और तो और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 1857 के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में कौन कौन से चेंजेस हुए फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के फेल होने के बाद। तो ये सारा चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। चलिए बिना कुछ समय गवाए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जी हाँ, हमने जो 1857 का स्ट्रगल किया था, यानी हम इंडियंस ने 1857 में जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, वो स्ट्रगल फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। वो स्ट्रगल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इवन इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक माइलस्टोन माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है वो 1857 की लड़ाई को। तो चलिए हम जानते हैं कि इस 1857 के स्ट्रगल की क्या इंपॉर्टेंस रही है। चलिए उसके कुछ खास पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, Though the first struggle was failed, but it proved to be a milestone and had a far-reaching impact। जी हाँ, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि भले ही ये स्ट्रगल फेल हो गया हो, 1857 का स्ट्रगल यानी कि सन 1857 की जो आजादी की लड़ाई थी, भले ही वो फेल हो गई हो, लेकिन फिर भी उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये बहुत इट प्रूव्ड टू बी ए माइलस्टोन, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ भारतीय इतिहास में। आजादी के आने वाली आगे की लड़ाइयों में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ एंड हैड ए फार रीचिंग इम्पैक्ट, और इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जी हाँ, 1857 की लड़ाई भले ही फेल हो गई हो, लेकिन फिर भी ये हमारे इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमारी आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक श्रेणी में ये बहुत ही मील का पत्थर है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला, और साथ ही साथ इसका बहुत ही गहरा प्रभाव था। इट हैड ए फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर है कि भले ही ये स्ट्रगल 1857 का फेल हो गया हो, लेकिन फिर भी ये भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। दूसरी बात कि इसका बहुत ही गहरा प्रभाव रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। इस स्ट्रगल का, 1857 के स्ट्रगल का, यानी फर्स्ट स्ट्रगल जो फ्रीडम के लिए लड़ी गई थी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। It became a source of inspiration in the history of freedom struggle for Indians। जी हाँ, भले ही ये लड़ाई हमें अधूरी छोड़नी पड़ी हो, फेल हो गया हो, अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए हो स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन फिर भी इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे उन सभी लोगों के लिए जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सारे क्रांतिकारियों के लिए एक इंस्पिरेशन, यानी कि एक प्रेरणा का स्रोत बना, यानी कि मोटिवेशन देता था। इस लड़ाई को याद करके लोग इंस्पायर होते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स इंस्पायर होते थे कि हम क्या कर सकते हैं, आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। पहले माना जाता था कि ब्रिटिशर तो कोई हरा नहीं सकता, ब्रिटिशर्स अपराजय हैं, अनडिफीटेबल हैं, लेकिन इस लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि अगर थोड़ी और मेहनत की जाए और थोड़ा ऑर्गेनाइज और प्लानिंग के साथ लड़ा जाए तो ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है। ये बात हमने समझ ली थी। तो एक बात तो यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि ये जो लड़ाई है फेल है, लेकिन फिर भी हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए जो लड़ाई में लड़े थे, हमारे एंसेस्टर्स, उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत था। और हमारे आजादी की लड़ाई में, इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडियन, जी हाँ, भारतीयों के लिए यह हमारे इतिहास में बहुत प्रेरणा का स्रोत रहा है। आज भी हम जब उस 1857 के स्ट्रगल को सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी कुछ कहानियां जानते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने बात की थी कि जो एक पोएम बनी है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदलों ने हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पोयम को पढ़ते ही हमारे अंदर क्या होता है, इंस्पिरेशन, एक पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है, गूज बम्स होते हैं ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें देखने मिलती हैं हमारे उस फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री से ही। तो हम कह सकते हैं भले ये फेल हुआ है, लेकिन हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे सारे इंडियंस के लिए। नेक्स्ट, तीसरी बात ये
इट शोक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। जी हाँ, ये पावरफुल स्ट्रगल था, इतना पावरफुल था कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं पाया था, यानी सब लोग उसके नीचे गुलाम बने हुए थे, हम इंडियंस भी थे, लेकिन हमने अपनी ताकत को पहचाना और हम इतने जोर शोर से लड़े कि हमने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। यानी इस बात से पता चल गया कि इस 1857 के स्ट्रगल से पता चल गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी बड़ी हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अनडिफिटेबल नहीं है, इंडियंस की पावर का पता लगा इससे। इतनी पावरफुल लड़ाई जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ हिला दी। थोड़ी सी और मेहनत होती तो जड़ से उखाड़ भी दिया जा सकता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसी लड़ाई की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस यानी कि प्रशासनिक फेरबदल बदलाव करने पड़े। यानी जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले रूल करती थी 1857 के पहले, उस तरह से रूल 1857 के बाद नहीं कर सकी, क्योंकि 1857 के पहले रूल तरीके कुछ ऐसे थे जिसके वजह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडियंस को लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया अगर हम उसी तरह का न्याय करते रहे, उसी तरीके से रूल करते रहे, है ना, तो हम क्या होगा, एक न एक दिन इस लड़ाई में हारना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने कुछ पावर्स को, अपने कुछ रूलिंग सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेंज किया, जिससे इंडियंस लोग शांत हो जाए और लड़ाई भी इतने पावरफुल ना रहे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, गया नहीं, एक्चुअली फोर्स कर दिया, हम इंडियंस ने उनको फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया कि वो अपने प्रशासनिक कार्यों में फेरबदल करे, बदलाव करे, उसी तरह से अन्यायपूर्ण तरीके से रूल करते ना रहें। तो ड्यू टू दिस ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि किन कारणों की वजह से, क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, क्या महत्व है हमारे लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। जी हाँ, आजादी की जो पहली लड़ाई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में लड़ा गया था, उसका महत्व क्या है हमारे लिए। सबसे पहला महत्व क्या कि भले ही लड़ाई फेल हो गया हो, लेकिन इट प्रूव टू बी ए माइलस्टोन, ये मील का पत्थर साबित हुआ और इसका बहुत ही गहरा प्रभाव था एंड फॉर रीचिंग इंपैक्ट। दूसरी बात, इट बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये हम इंडियंस के लिए ऐतिहासिक एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। इसी को याद करके हम मोटिवेट और इंस्पायर होते थे सारे इंडियंस दूसरी लड़ाई के लिए। तीसरा, ये इतना पावरफुल था कि इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। इट शोक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश साम्राज्य की इसने पूरी नींव हिला दी थी। ठीक, चौथी बात कि ये इतना पावरफुल था कि सिर्फ इसी की वजह से ब्रिटिशर्स को फोर्स होना पड़ा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस करने के लिए। ड्यू टू दिस ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। जी हाँ, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रिटिशर्स ने, कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंडिया में किए थे 1857 के बाद। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस पढ़ लेने के बाद, उसे डिस्कस कर लेने के बाद, अब हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 के बाद कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, कौन से प्रशासनिक फेरबदल किए, यानी उन्होंने अपने रूल करने के तरीके में क्या चेंज किया, इन्हीं सब को हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर 1857। तो सबसे पहली बात, 1858 राइट टू रूल, इन 1858 राइट टू रूल वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, 1857 के पहले क्या होता था, सारा जो रूल है कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता होगा, पहले ही हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी यूनिट में बताए थे वीडियो लेक्चर में कि 1857 के पहले, यानी इन सब के पहले, इस रूल के पूरे पहले पहली बार इंडिया में ट्रेड करने के बहाने से ब्रिटिशर्स आए थे। ट्रेड करने के बहाने से जो कंपनी आई थी उसका नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन वो इंडिया में आई थी इसलिए उसका नाम पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, पूरा रूल संभाला हुआ था, पूरे इंडिया को कब्जे में लेती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसका ऑर्डर फॉलो करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को कंट्रोल करती थी। लेकिन 1858 के बाद, यानी कि 1857 के बाद 1858 में क्या हुआ, अब रूल ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ढंग से रूल नहीं कर पाई, इंडिया के लोगों को अच्छे से कंट्रोल में नहीं रख पाई, क्योंकि इंडिया ने तो विद्रोह कर दिया, इंडिया ने तो रिवॉल्ट कर दिया। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ कि राइट टू रूल जो है, यानी रूल करने का जो अधिकार है, अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहेगा, अब वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल नहीं पाई है। अब कौन संभालेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाई है ना। तो इसीलिए गवर्नर जनरल भेजे जाने लगे, इसके बाद एक वाइसराय भेजे जाने लगे। ठीक, तो पहली बात तो ये क्लियर है। पहला चेंज क्या लाया गया कि ट्रांसफर, जो पावर जो है रूल करने की, वो ट्रांसफर हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से किसको चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ये था कि 1858 राइट टू रूल वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गई। दूसरी बात, आफ्टर 1858 देयर वाज ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी
इन्होंने आर्मी को बदला। 1858 के बाद आर्मी का जो पूरा सिस्टम उसको बदला। कैसे? एंड ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट वर गिवन टू ब्रिटिश सोल्जर। जी हाँ, इंडियन सोल्जर्स की भर्ती कम की जाने लगी, और भर्ती करते भी थे तो उनको सिर्फ लोअर पोस्ट देते थे, है ना। जैसे मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, या किसी बड़े ऑफिसर, अगर मान लीजिए कोई बड़ा ऑफिसर इंडियन बन जाएगा तो वो क्या करेगा, इंडियंस का भला सोचेगा, ब्रिटिशर्स की बात कम सुनेगा से रिवॉल्ट के टाइम पे, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि 1858 के बाद आर्मी को पूरा स्ट्रक्चर करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, फिर से बनाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हिसाब से ये क्या है, एक सिपाही का, सोल्जर्स का क्या है, एक विद्रोह है। किसके हिसाब से? ब्रिटिशर्स के हिसाब से, सिपाहियों के हिसाब से। इसलिए 1858 में ब्रिटिशर्स ने आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया, एंड ऑल द इंपॉर्टेंट पोस्ट वर गिवन टू ब्रिटिश सोल्जर। जी हाँ, सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट किसके दिए गए, ब्रिटिश सोल्जर्स के दिए गए। कब की बात है ये? 1858 के बाद की, है ना। ठीक। तीसरी बात, देयर वाज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स। जी हाँ, जो भी स्टेट्स अपने पार्ट में मिलाना होता था, यानी पहले जब ब्रिटिशर्स को पार्ट हड़पने होते थे, इंडिया के राजा का राज्य हड़पना होता था, तो क्या करते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस जैसे रूल्स लगा देते थे। लेकिन अब स्टेट्स को मर्ज करना, स्टेट्स को हड़पने की पॉलिसी को चेंज किया ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि एडॉप्टेशन ऑफ सक्सेसर वाज रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने बोल दिया इंडियंस को कि अब क्या कर सकते हैं, इंडियन रूलर्स को, कि अब आप गोद ले सकते हैं चाइल्ड। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने गोद दिया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसे मानने से इनकार कर दिया था, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी याद होगा आपको। तो अब क्या होगा, अब कोई चाहे राजा, अगर उसका मेल सन खुद का नहीं तो वो गोद ले सकता है और उसे राजा बना सकता है। यानी सक्सेसर मतलब होता है वंश, आगे का वंश चलाने के लिए। अगर खुद का बेटा नहीं है तो गोद लिया जा सकता है, वही राज्य चलाएगा, ठीक। और नो मोर टेक ओवर ऑफ देयर स्टेट्स, और नेटिव रूलर्स वर अश्योर्ड दैट नो मोर टेक ओवर ऑफ देयर स्टेट्स। और उन राजाओं को ये विश्वास दिलाया गया, जो लोकल राजा थे हमारे इंडियंस, उनको विश्वास दिलाया गया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब हम आपका राज्य नहीं छीनेंगे, अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सब्सिडी अलायंस जैसे पॉलिसीज नहीं लगाएंगे। तो तीसरा चेंज क्या था, देयर वाज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स, है ना। स्टेट्स को हड़पने वाली पॉलिसी, स्टेट्स को अपने स्टेट में मिलाने वाली ब्रिटिशर्स की पॉलिसी जो थी उसको चेंज किया उन्होंने कहा कि एडॉप्टेशन ऑफ सक्सेसर वाज रिकॉग्नाइज्ड, यानी अब गोद लिया जा सकता है। अगर कोई से राजा का खुद का लड़का नहीं है तो गोद लेके उसको राजा बना सकता है। दूसरी बात कि नेटिव रूलर्स वर अश्योर्ड दैट नो मोर टेक ओवर ऑफ देयर स्टेट्स, और रूलर्स को ये भी बताएगा कि आपका अब राज्य हड़पा नहीं जाएगा, हम कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सब्सिडी अलायंस जैसी पॉलिसी नहीं लगाएंगे। चौथी बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड ए मोर सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंड ऑनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मोर सिंपैथेटिक एटीट्यूड दिखाया किसकी तरफ, लैंड ऑनर्स और लैंडलॉर्ड्स को, यानी जमींदार जो थे, है ना, जमींदार जो है, जो जमीन के मालिक हैं, उनके तरफ भी बहुत ही सिंपैथेटिक, यानी उनसे बहुत प्यार से बात करते, उनके से क्लोज रहते, फ्रेंडली रिलेशंस रखे उनके साथ। क्यों? इनका पीछे का माइंड गेम देखिए, इंडियंस को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इंडियन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, लैंड ऑनर को कंट्रोल कर गए। लैंड ऑनर इंडियन है, तो इंडियन एक गांव के लोग ब्रिटिश की बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो अपने गांव के मुखिया की बात जरूर मानेंगे, अपने गांव के जमींदार की बात मानेंगे। तो ब्रिटिशर जमींदार को कंट्रोल करते थे और जमींदार से कहते थे कि अपने गांव वालों को कंट्रोल करो, जो हम बोले वही करवाओ। तो सेम इसी तरह से अब ब्रिटिशर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते इंडियंस को, इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, शुरू की। इसलिए उन्होंने लैंड ओनर्स और लैंड लॉर्ड्स को क्या किया, एक मोर सिंपैथिक एटीट्यूड रखा उनकी तरफ, ताकि वो इंडियंस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। देखिए फिर आखिरी, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस ट्राइड टू प्ले डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्ट, है ना। ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे उन्होंने क्या किया, इस 1850 से रिवॉल्ट की महत्वता को कम करने की कोशिश की, इस रिवॉल्ट को छुपाना चाहते थे वो, है ना। उन हिस्टोरियंस ने इसे कैसे छुपाने की कोशिश की, उन्होंने इससे क्या बोला कि म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स है, यानी कि ये विद्रोह है सोल्जर्स का। पहले ही हम लोग बताए थे म्यूटिनी ऑफ सिपाही बोला गया इसको, यानी सिपाहियों का विद्रोह। यानी सिपाहियों का विद्रोह मतलब बस सोल्जर्स में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल खराब नहीं है, बस वही दिखाना चाहते थे कि जो उनका आर्मी सिस्टम है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है बस, यानी इस पूरे अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। तो ये हम देख पाए हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किए, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, उसमें सबसे पहली बात ये थी कि राइट टू रूल वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था कि ट्रांसफर राइट टू रूल वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी बात कि 1858 के बाद से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया और सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट किसको दे दिए, ब्रिटिशर्स को दे दिए। सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स को ही मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट, ताकि इंडियंस को दबा के रखा जाए, कंट्रोल रखा जाए और नीचे की पोस्ट पे रखा जाए, उनको ज्यादा पावर ना मिले। तीसरी बात, देयर वाज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स। जी हाँ, मर्जर ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को हड़पने वाली पॉलिसी में कुछ चेंज लाए ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने पुराने तौर तरीके जो थे, यानी सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया और अब जो एडॉप्टेशन
इलेक्शन ऑफ सक्सेसर है, यानी कि किसी बच्चे को गोद लेना है राजा बनाने के लिए, तो इंडियन रूलर्स वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रूलर्स को, नेटिव रूलर्स को ये भी विश्वास दिलाया कि अब उनके राज्य को नहीं हड़पा जाएगा, देयर विल बी नो मोर टेक ओवर ऑफ देयर स्टेट्स। चौथी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड ए मोर सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंड ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स इन ऑर्डर टू गेन देयर सपोर्ट। जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड ओनर्स और लैंडलॉर्ड्स के प्रति और ज्यादा सिंपैथेटिक यानी फ्रेंडली रिलेशंस रखे, उनके साथ बहुत ही अच्छे से मिलजुल के रहे ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। और लैंड ओनर्स और लैंडलॉर्ड किसे कंट्रोल करते थे, इंडियंस को। पहले ब्रिटिशर्स इंडियंस को डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहते हैं जिससे रिवॉल्ट हो गया, लेकिन अब ब्रिटिशर्स दिमाग लगाए हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत, अब वो लैंडलॉर्ड्स और लैंड ओनर्स को अपने तरफ कर लेते हैं और फिर बाकी पीपल्स भी उन्हीं की तरफ हो जाते हैं। इस तरह से पांचवी बात कि द ब्रिटिश हिस्टोरियंस ट्राइड टू प्ले डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने 1857 की लड़ाई के महत्व को कम करने की कोशिश की। इन्होंने इस लड़ाई के इंपॉर्टेंस को कम करना चाहा। कैसे कम करना चाहा, इस लड़ाई को इन्होंने रिवॉल्ट नाम नहीं दिया, इस लड़ाई को उन्होंने म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स कह दिया, यानी कि सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी, यानी बाकी जनता खुश थी, सिर्फ सिपाही लोग ना खुश थे, तो बस उन्होंने इस तरह से छुपाने की कोशिश की इस रिवॉल्ट को। तो स्टूडेंट्स ये है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर 1857। अब हम बात कर लेते हैं कि फीचर्स कौन कौन से थे, यानी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1857 के वक्त जो लड़ाई हुई है, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, उसका क्या क्या खास बात है, क्या फीचर्स रहे हैं उसके, चलिए हम उसे पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद हमने स्टडी किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कौन कौन से हुए फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, यानी कि 1857 के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कि इस 1857 में हुए स्ट्रगल की कुछ खास बातें क्या थी। जी हाँ, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो चलिए हम उन खास फीचर को जानते हैं। ये खास फीचर एक्चुअली कुछ समरी जैसे हैं या कंक्लूजन जैसे हैं, यानी पूरी लड़ाई से हमने क्या कंक्लूड किया, क्या सीखा, और उसमें छुपी हुई बातें जो हम एक कंक्लूजन की तरह ले सकते हैं, समरी की तरह ले सकते हैं, जो सीख सकते हैं, उन्हीं बातों को फीचर्स कहा गया है। तो चलिए उन्हीं खास फीचर्स को हम जानते हैं। सबसे पहली बात, The struggle of independence was not fought between soldiers and their officers, but between two political powers। जी हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। स्टोरी कुछ ऐसी है, कहा यहाँ क्या जा रहा है कि जो भी लड़ाई लड़ी गई है 1857 की, वो सोल्जर्स और उनके ऑफिसर के बीच नहीं थी, मंगल पांडे और उनके ऑफिसर के बीच नहीं थी, ये लड़ाई थी दो पॉलिटिकल पावर के बीच। कौन सी दो पॉलिटिकल पावर, एक ब्रिटिश और दूसरे हो गए इंडियन, यानी कि मुगल इंडियंस। जी हाँ, मुगल्स की बात करें, मुगल इंडियंस नहीं कहेंगे, मुगल्स कहेंगे। देखिए, मुगल्स भी इंडिया में आए थे कब्जा करने के लिए, जो भी देश पे कब्जा करना चाहते हैं वो भी हमारे देश को लूटने आए थे, और ब्रिटिशर भी इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे, वो भी इंडिया को लूटने ही आए थे। तो दोनों पॉलिटिकल पावर हैं, मुगल और ब्रिटिशर्स। ठीक, तो हम मुगल का सपोर्ट इससे कर रहे थे सिर्फ ताकि ब्रिटिशर्स को वो लोग भगा दें, तो इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया था। है दोनों बुरे, मुगल्स भी और ब्रिटिशर्स भी। तो ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं और मुगल्स भी। तो मुगल्स को ही इंडियन जो सोल्जर्स थे, 10 मई 1857 को क्या हुआ था, हमने देखा था कि जिन लोगों ने भी सोल्जर्स को फ्री करवाया था, उन लोगों ने क्या किया, मेरठ से दिल्ली तक चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना लीडर घोषित कर दिया, उन्हें इंडिया का राजा, सिंबॉलिक किंग रूलर डिक्लेयर कर दिया। तो अब हमारे लिए पॉलिटिकल पावर कौन हो गया, हमारे इंडियन की तरफ से बहादुर शाह जफर यानी मुगल्स, और ब्रिटिशर्स तो पहले से पावरफुल हैं, वो पहले से हम पर अटैक कर रहे हैं, यानी एक पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स हो गई और दूसरी पॉलिटिकल पावर मुगल्स हुई। यानी हम कह सकते हैं कि सन 1857 की लड़ाई सोल्जर्स और ऑफिसर्स के बीच नहीं थी, वो दो पॉलिटिकल पावर्स यानी कि दो राजनीतिक शक्तियों के बीच थी। कौन सी दो राजनीतिक शक्तियां, एक मुगल्स हो गए और दूसरे ब्रिटिशर्स हो गए, जो दोनों इंडिया पे कंट्रोल करना चाहते थे, दोनों इंडिया पे पावर गेन करना चाहते थे। तो ये पहला फीचर है किसका, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे फीचर्स की। दूसरा फीचर क्या है, द फियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलर्स एंडेड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ विलेजेस। जी हाँ, लोगों के मन में, जो गांव के लोग थे, कॉमन पीपल थे, रूरल एरियाज में रहने वाले जो लोग थे, रूरल एरियाज में, उन लोगों के मन से, द फियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों के मन से शासन का, सरकार का, राजा लोगों का पूरा डर खत्म हो गया उनके दिलो दिमाग से। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सोल्जर्स लड़ रहे थे अपने ऑफिसर से बड़ी बड़ी सिटीज में, बट रूरल एरियाज में क्या हो रहा था, रूरल एरियाज में सोल्जर्स नहीं जा पा रहे थे। रूरल एरियाज में लोगों ने, गांव के लोगों ने, फार्मर्स ने, आर्टिसंस ने, पीजेंट्स ने खुद को ही ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने खुद के ग्रुप बना लिए और कुल्हाड़ी, फावड़ा, कुल्हाड़ी, डंडा, ये सब लेकर ही वो लड़ाई में चले गए। यानी वो सोल्जर्स के भरोसे नहीं रहे, उन्होंने खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में पहले डर था। 1857 के स्ट्रगल के पहले ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रगल नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई हुई, ब्रिटिशर्स का अपोज हुआ, पर इतने बड़े तौर पे नहीं हुआ। जो पीजेंट्स
फार्मर थे हमेशा वो बेसहारा बेचारे बन के रहे, हमेशा खौफ में डर के नीचे रहे वो हमेशा, और उन्होंने कभी अपोज नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हमेशा अत्याचार सहते रहे और अपोज कभी नहीं किया। लेकिन इस 1857 के स्ट्रगल में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ और रूलर्स के खिलाफ जो भी इन लोगों के मन में डर होता था, विलेजर्स के मन में वो डर निकल गया। क्यों? क्योंकि जब सोल्जर्स लड़ रहे थे तो कॉमन पीपल के अंदर भी क्या हो गया, एक इंस्पिरेशन आ गया कि हमारे सोल्जर्स लड़ सकते हैं, हमारे इंडियन सैनिक लोग लड़ रहे हैं तो हम लोग भी लड़ सकते हैं। वो वहां रूलर से लड़ रहे हैं, हम यहाँ गाँव के जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर ब्रिटिश सोल्जर्स है जो हम गाँव में अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। और तो एक बात ये भी देखा जा सकता है कि जो पॉलिसी इंडियन सोल्जर्स को अफेक्ट करती थी, यानी जिस ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से जो भी नियम कानून बनता था जिससे इंडियन सोल्जर को नुकसान पहुंचता था, लगभग उन्हीं तरह की पॉलिसी से विलेज के पीपल, रूरल एरियाज पीपल को भी इफेक्ट पड़ता था। यानी ब्रिटिशर जो हैं दोनों के लिए हानिकारक थे, सोल्जर्स के लिए भी, इंडियन सोल्जर्स के लिए भी, साथ ही साथ इंडियन विलेज के पीपल्स के लिए भी। इसीलिए विलेजर्स के मन में, गाँव वालों के मन में जो डर था ना वो खत्म हो गया। वो हथियार लेकर जो भी उन्हें मिला, इनडेटेड वेपन्स जो भी मिले उन्हीं को लेकर वो चले गए और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक, इसलिए कहा गया है द फियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलर्स एंडेड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ विलेजेस। तीसरी बात, द लाइन ऑफ डिवाइड बिटवीन कास्ट एंड रिलीजन, हिंदूज एंड मुस्लिम्स केम क्लोजर देन बिफोर। जो पहले की जो लाइन थी किसकी, एक भेदभाव की, एक बंटवारे की, कि जात पात का भेदभाव था, धर्म का भेदभाव था, कि अलग अलग जात वाले एक दूसरे से दूर रहते थे, भेदभाव करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क नहीं करते थे, है ना। अलग अलग जाति वाले, अलग संप्रदाय वाले एक दूसरे से दूर रहते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। वो एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का देते और रूल करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक राजा को भड़काते थे कि आप, वो राजा आपके लिए बुरा वक्त बोल रहा है, दो राजा को लड़वा देंगे आपस में, एक राजा अपने आप हार जाएगा और दूसरा जो अभी लड़ाई से करके आया, कमजोर हुआ है, उसको ब्रिटिशर्स हरा देते थे। यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रूल करते थे। इसके पहले भी हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स को और लैंड ऑनर्स को साथ सिंपैथेटिक तरीके से रहते थे, क्योंकि वो अगर उनको अपने साथ रखेंगे तो इंडियंस अपने आप साथ आ जाएंगे। यानी उन लैंड ऑनर्स को इंडियन से अलग कर दो, ब्रिटिशर्स के क्लोज कर दो तो अपने आप रूल करने लग जाएंगे। तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की हमेशा से रही है। ठीक, द लाइन ऑफ डिवाइड। लेकिन इस लड़ाई में क्या हुआ, अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके साथ अत्याचार किया था ब्रिटिशर्स ने, समान अत्याचार किया था। तो उसी अत्याचार के खिलाफ एक कॉमन लाइन बन गई और एक कॉमन मोटिव बन गया, है ना। चाहे लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट हो, सबके लिए क्या था, ब्रिटिशर से आजादी। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको के लिए क्या था, ब्रिटिशर से आजादी। तो ये जो एक भेदभाव की लाइन थी ना वो ब्लड हो गई, खत्म हो गई पूरी तरह से। किसके मन से, इंडियंस के मन से, और लोग ज्यादा क्लोज हो गए। अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो पहले भेदभाव थे थोड़े कम हो गए थे, लोग थोड़ा क्लोज आ गए थे। चौथी बात, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इंस्पायर्ड द कमिंग जनरेशन ऑफ इंडिया। ये जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है ना, इसने आने वाली जनरेशन, जितनी भी पीढ़ियां थी इंडियंस की, उसको इंस्पायर किया, बहुत ज्यादा क्या किया, मोटिवेट किया। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का समय हो, नाना साहेब हो उसमें, या फिर दूसरे लोग हों, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय के, उन सभी ने इंस्पायर किया है आने वाली जनरेशन को। हम लोग तो आज भी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, तात्या तोपे, इनसे इंस्पायर होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे इनके पैट्रियोटिक कहानियों को बुक्स में, टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया जाता है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में भी इनकी कहानियां, इनके शॉर्ट नोट इंक्लूड रहे, जो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1857 का स्ट्रगल भले ही फेल हो गया हो, लेकिन फिर भी उससे हम क्या लेते रहे, इंस्पिरेशन रहे। आज भी जब ये हिस्ट्री का ये पार्ट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पीरियड ऑफ 1857 पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कैसे हमारे इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को एकदम कड़ी टक्कर दी थी, कैसे हम इंडियंस ने मुगलों के साथ, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर ब्रिटिश को पूरी तरह से हरा दिया था। अगर यही पावर हम मुगलों के खिलाफ दिखाते तो हम मुगलों को भी इंडिया से भगा सकते थे। यही पावर हम यूनिटी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाते और फिर कोशिश करते तो हम ब्रिटिशर्स को भी इंडिया से भगा देते थे। तो इस तरह की फीलिंग हमारे मन को इंस्पायर करती है। और आगे की जो भी लड़ाई चली आजादी की, चाहे वो दूसरे गांधी जी ने चलाई हो, लोकमान्य तिलक ने चलाई हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाई हो, या किन्हीं भी लोगों ने ये मूवमेंट चलाए हो आगे चल के आजादी के, उन सभी लोगों के लिए इंस्पायर का सोर्स क्या था, इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था, तो यही आजादी की लड़ाई, यही सन 1857 की लड़ाई, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यही इंस्पिरेशन का काम किया। पांचवा, इंडियन रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स। और इस लड़ाई से ये समझ में आ गया इंडियंस को कि इसके पहले हमने जितने भी अलग अलग कोशिश की है वो कभी कामयाब नहीं हुई, लेकिन हमने एक बार क्या गोल बनाया, मतलब एक बार हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पूरी अच्छे तरीके से फिर भी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी जैसी भी बनाई वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल थी कि ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। इट सोक द वेरी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जी हाँ, यानी इंडियंस को समझ में आ गया कि अगर हमें अपने गोल्स पाने हैं,
अगर हमें क्या करना है, अपने मकसद में कामयाब होना है, तो हमें एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। तो इसीलिए कई पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, कई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ और कई लोग ग्रुप बना के आपस में जुड़ के आ गए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये बात देखने मिलती है हमें किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 का, उसमें। तो एक बात क्लियर होती है यहाँ पर कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है उसकी खास फीचर्स है। कौन से खास फीचर हैं? ये 5 खास फीचर है। पहला, एक ये जो लड़ाई है सोल्जर्स और ऑफिसर के बीच नहीं है, किसके बीच है? 2 पॉलिटिकल पावर के बीच है। दूसरा कि इसमें लोगों के मन से एडमिनिस्ट्रेशन या रूलर्स का डर खत्म हो गया पूरी तरह से। तीसरा कि जो लोगों के बीच भेदभाव था, द लाइन ऑफ डिवाइड था, वो क्या होगा, पूरी तरह से खत्म होने लगा, ब्लर होने लगा और लोग एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ गए। और चौथा, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम इंस्पायर्ड द कमिंग जनरेशन ऑफ इंडिया, और इस स्ट्रगल ने, इस स्वतंत्रता संग्राम ने आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर किया, मोटिवेशन दिया। और पांचवा, इंडियंस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियंस लोगों को अपने एकता का, अपनी अखंडता का, अपनी यूनिटी का ये रियलाइजेशन होगा कि वो अपने मकसद को पाने के लिए अगर ये सारे काम करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात कर ली फीचर्स ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे हम जो भी टॉपिक बच गया है वो अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, मंगल पांडे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, है ना, ये सारे जो लोग थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।